हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी जीएस की क्लास है उसके बारे में एक क्विक सा रिकैप आपको बता देते हैं कि हमने लास्ट की क्लास में क्या किया था। तो लास्ट की क्लास में हमने किया था हर्षवर्धन के बारे में, और हर्षवर्धन का जो रूल रहा है वो 600 से 647 के अराउंड माना जाता है। और हमने इसमें ये भी बात की थी कि हर्षवर्धन के बाद जो है फिर से एक डार्क एजेस की तरह ही हमारे यहाँ पर हो गया था कि छोटे छोटे किंगडम थे, फिर बहुत पावरफुल किंगडम नहीं बने। जैसे कि अगर हम उसको मैप के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे और इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण रहे कि एक टाइम पर हमारे यहाँ पर अरब्स और जो टर्किश इन्वेजन है वो स्टार्ट हो गए, और उसके बाद एक पूरा एक रूल टर्क्स और अरब्स का हमारे यहाँ पर आ गया। तो इस कारण को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उस समय नॉर्थ वेस्ट में आखिर कौन कौन से किंग थे, और उसके बाद हमारे यहाँ पर किसका एक तरह से कह सकते हैं अटैक हुआ, और किसने हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी सल्तनत का जो है आरंभ किया, और यहाँ पर एक लंबे समय तक हमारे यहाँ इस्लामिक रूल रहा। तो उसके अलग अलग कारण हैं, और इसमें एक कारण जो है जो सबसे फॉरमोस्ट आता है वो होता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को गार्ड नहीं किया गया था। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्या है इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में आप डालेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का अटैक। तो पृथ्वी राज चौहान और एवं मोहम्मद घुरी। मोहम्मद, ये हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत अलग है, लेकिन वो कुछ किताबों में मोहम्मद गुरी लिखा हुआ है, लेकिन मोहम्मद गुरी या मोहम्मद गौरी कोई नाम ही नहीं है। इसका पूरा नाम था मोइजुद्दीन मोहम्मद घुरी। घुरी ये घोर थे जिनको कहते थे, और प्रोनाउंसिएशन आता है घुरी। तो ये और पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जानना है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में क्या ऐसी खास बात थी कि लोग यहीं से आते थे और इसको ही गार्ड नहीं किया गया, कभी इसकी इतनी सुरक्षा नहीं की गई। इंडिया का मैप कभी भी आपने बनाना है तो आप हमेशा इस साइड से लीजिएगा, गुजरात की साइड से, क्योंकि उस साइड तो बहुत ट्रिकी होता है। और कैसे भी बना लें, सिर्फ आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि आप क्या इस पे प्लॉट कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट बाउंड्री है, पहले ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती थी, तो इसलिए क्योंकि पहले कोई बाउंड्री नहीं थी तो हम इसको इस तरह से बनाते हैं, ये हिमालयाज दिखा देते हैं। तो पहले कोई बाउंड्री नहीं थी, देयर इज नो पाकिस्तान, देयर इज नो अफगानिस्तान। तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था जो कि अभी भी ठीक नहीं बना। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्या है, जैसे कि आपको पता है इस साइड को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, और इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट, और इसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट। और तो बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ पर हमारी कंट्री में इंडिया बेसिकली,
तो इंडिया में साउथ से आप आसानी से अटैक नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात, एक तो साउथ में अगर आपको अटैक करना है तो साउथ पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। ये चल नहीं रहा, लेकिन इसे देख लीजिए, थोड़ा बहुत तो दिख ही जाएगा पानी। तो ये पानी से घिरा हुआ है चारों ओर से, और इतनी पानी में जो है सेल करना उन्हीं के लिए आसान है जो लोग नेवल पावर है या नेवल सुपर पावर है। जैसे कि हम आने वाले टाइम में कुछ साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम चोलास के बारे में पढ़ेंगे, यानी चोल साम्राज्य के बारे में। तो चोल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिनका नेवल बेस बहुत सुप्रीम था, जो कि आज भी वो नाव जो उस समय बनाई जाती थी चोलास के टाइम में, उस नाव का एक नाम है, और वो स्टिच करके बनाई जाती थी, और वो नाव बहुत ही पावरफुल थी। तो वो ही जो उनका नेवल पावर था उस समय बहुत ज्यादा सुप्रीम था, और इस वजह से यहाँ पर वही सेल कर सकते हैं, वही रह सकते हैं जो लोग नेवल पावर में सुप्रीम हो। जैसा कि हम देखेंगे कि पुर्तगीज आए, वो नेवल पावर थी उनके पास, और फिर जब लास्ट में आए जो इंग्लिश है वो आए, उसके बाद इंग्लिश अपने साथ बहुत सारी चीजें ऐसे लेकर आए थे जिससे कि उनको नेवल सुप्रीमेसी भी मिली, यानी कि उन्होंने पोर्ट जो बेसिस है उनको भी संभाल कर रखा और उन्होंने अंदर भी रूल किया। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि यहां से तो अटैक करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो अटैक कहां से होते थे? यहां से अटैक नहीं होते थे, क्योंकि यहां भी सब जगह पानी है। फिर यहां पर से अटैक बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द ग्रेट हिमालयाज, यहां पर क्या है? ग्रेट हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज। और फिर पॉसिबल कहां से है, कहां से अटैक किया जा सकता है? अटैक सिर्फ एक जगह से हो रहा था, जो कि इस जगह से हो रहा था। तो होने को यहाँ पर पहाड़ है, लेकिन इतने ग्रेट पर्वत नहीं है, इतने पर्वत नहीं है ऊंचे जितने कि हिमालयाज में है। दूसरा, यहाँ पर छोटे छोटे पासेज है, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर्स में, हमारी इस पर डिस्कशन हुआ है कि पहले स्वात वैली से अलेक्जेंडर आया था, तो यहाँ पर छोटी छोटी वैलीज है, वहां से इजीली एंटर किया जा सकता है। और इसी जगह से हमारे यहाँ पर पर्शियन, ग्रीक्स, टर्क्स और अरब इन्वेजन हुए हैं। तो आपको इसमें याद रखना है कि नॉर्थ वेस्ट से हमारे यहाँ पर इन्वेजन हो रहे थे। तो अब इसकी एक छोटी सी एक रिकैप हम बता देते हैं कि क्या हुआ था। तो अराउंड ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है, अराउंड 708। तो सर का 708 जो है ये माना जाता है किसके लिए? इस्लाम का उदय हुआ था। अब इस्लाम का उदय कहाँ पर हुआ था वो हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये पूछा नहीं जाएगा। हम सिर्फ कंसर्न रहेंगे अपनी इंडियन हिस्ट्री से। लेकिन उससे इंडियन हिस्ट्री का क्या कनेक्शन है? क्योंकि हमारे यहाँ भी तो इस्लामिक इन्वेजन हुए हैं, हमारे यहाँ भी तो अरब्स आए हैं, वो भी इस्लाम को फॉलो करते थे, या फिर टर्क्स आए वो भी इस्लाम को फॉलो करते थे। तो इसमें जानना जरूरी हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा था और क्या कारण था और वो लोग कहाँ से आए थे। तो बेसिकली सऊदी अरेबिया में आपको पता ही होगा, मक्का, जहां पर कि इस्लाम का उदय हुआ था, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद जो माने जाते हैं, इस्लामिक जो है वो प्रॉफिट माने जाते हैं, पैगंबर माने जाते हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है दैट इज द मैसेंजर, जो ईश्वर का यानी भगवान का संदेश लेकर नीचे आया है। तो उनके बाद जो उनके फॉलोवर बचे, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, उनके जाने के बाद जो उनके फॉलोवर बचे, तो वो दो तरह के फॉलोवर में बट गए। एक को कहते थे अब्बासिद, एक को कहते थे उम्मयद। तो अब्बासिद और उम्मयद जो है ये इनकी आपस में नहीं बनती थी और इन्होंने अलग अलग अपने किंगडम बना लिए थे। तो उसी में था एक अल्पतिकिन। तो अल्पतिकिन जो है इसका सन इन लॉ था सुबुक्तिगिन, और इसने क्या किया, काबुल के आसपास जाकर के उस एरिया को जीत के और इसने वहां पे एक एम्पायर बनाया, गजनविद, जिसे गजनविद एम्पायर कहते हैं। तो अब गजनविद वर्ड कहाँ से आया? ये वर्ड आया था बेसिकली जो टर्क्स थे वो छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। जो टर्क्स थे वो छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, और
इनको जब अरब्स, क्योंकि ये बहुत अच्छे मार्शल आर्ट में बहुत अच्छे वो थे, योद्धा थे, लड़ाई करने में और मतलब बैटल फील्ड में ये बहुत अच्छे योद्धा थे, तो इनको अरब जो है, पर्शियंस जो है, ईरानियंस है, इनको अपनी आर्मी में रखते थे, अपनी आर्मी में रखते थे। तो बेसिकली क्या होता था, इनको जैसे कि कोर्ट में कैसे रहना है, आज के समय में आपको किसी बड़े पर्सन के सामने, वीआईपी के सामने कैसे बिहेव करना है, कैसे खाना है, कैसे बातचीत करनी है, वो सब सिखाया जाता है। सेम एज इनको भी वही चीजें सिखाई गई कि आपको कोर्ट में कैसे रहना है, आपको राजा के सामने, सुल्तान के सामने कैसे बिहेव करना है। तो ये जो टक्स है, फिर वहां पर धीरे धीरे सीखने लगे कि क्या होता है, किस तरह से होता है। उसके बाद इनके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि हम इनके लिए क्यों लड़ रहे हैं, हम अपने लिए क्यों नहीं लड़ते, हम अपना कोई किंगडम क्यों नहीं बनाते। तो फिर इन्हीं में से था एक अल्पतिकिन, जिसने के एक एम्पायर बनाया जाकर गजनवी में, और वहां से ये अपने को कहते थे गाजी, तो ये वर्ड भी वहीं से आया है, गाजी और गजनवी वर्ड इसी जगह से आया। और फिर उसके बाद अल्पतिकिन के बाद सुबुक्तिकिन आया, सुबुक्तिकिन का बेटा मोहम्मद जो है गजनी, इसने फिर भारत पर अटैक कर दिया। अब कब इसने अटैक किया था, वो डेट आपको याद रखनी है कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले अटैक हुआ था सिंध पर, और सिंध पर अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया था। और सिंध कहाँ पर है, आपको अपनी मैप में ये याद रखना है कि अब हमारे घर तक लड़ाई आ पहुंची है सिंध। तो क्योंकि सिंध इंडिया में ही था, तो इसने सिंध को जीत लिया। अब सिंध जीतने के बाद जो है, महमूद ऑफ गजनी ने हमारे यहाँ पर आक्रमण किया, और यहाँ पर दो किंगडम थे, और इन किंगडम में एक राजा का नाम था जयपाल। 1001 में जयपाल पर इन्होंने आक्रमण किया और जयपाल को हराया, और आनंदपाल को 1008 में इन्होंने आनंदपाल को हराया। तो बेसिकली हमारा जो है अरब्स का जो एक तरह से कह सकते हैं रूल है, वो यहाँ तक आ गया था, इंडिया के बिल्कुल दरवाजे पर। ठीक है, तो यहाँ तक इनका रूल आ गया, इन्होंने ये एरिया भी जीत लिया। अब उसके बाद जो महमूद गजनी है, ये सोलंकी किंग भीमदेव फर्स्ट तक पहुंचा। सोलंकी किंग भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव सेकंड, नॉट फर्स्ट। तो भीमदेव सेकंड को इसने हराया। भीमदेव कहाँ का है, सोलंकी रूल कहाँ था, यहाँ गुजरात में। तो बेसिकली इतना एरिया इन्होंने जीत लिया। अब यहाँ पर किस किस का राज्य था, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर जो राज्य था वो था गुर्जर प्रतिहार। यहाँ पर हर्ष का राज्य था, और यहाँ पर जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। इसमें ट्राइपार्टाइट बैटल भी था गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश के बीच में कन्नौज को लेकर। यहाँ पर तो पाल वंश, यहाँ पर थे सोलंकी, उसी एरिया में यहाँ पर थे सोलंकी। तो इस तरह से यहाँ पर गंगा रूलर्स थे, या गंगा वंश। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि बेसिकली कहां से अटैक हुआ। तो सिंध जीत लिया इन्होंने, सिंध के बाद इन्होंने ये वाला एरिया जीत लिया, सोलंकी किंग को हरा दिया। और 1030 में महमूद गजनी की डेथ हो गई। अब जब 1030 में महमूद गजनी की डेथ हो गई, तो इसको जो है उसके बाद गजनवी का एम्पायर आ गया, मोइजुद्दीन मोहम्मद घुरी। मोइजुद्दीन मोहम्मद घुरी। तो मोइजुद्दीन मोहम्मद घुरी जो है, इस पर गजनी एम्पायर जो है, जो गजनी एम्पायर यहाँ कहीं अफगानिस्तान के आसपास था, इसका भार आ गया। और अब जो है जो रूलर बन गया, वो बन गया मोइजुद्दीन मोहम्मद घुरी। अब मोइजुद्दीन मोहम्मद घुरी ने जब अटैक किया, तब यहाँ पर एक बहुत पावरफुल किंग था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। और उस समय कन्नौज में जो दिल्ली वाला पार्ट है, जो अजमेर वाला पार्ट है, अजमेर इनकी राजधानी थी, ये वाला पार्ट इन्हीं का था। और कन्नौज में था जयचंद्र।
जयचंद। कन्नौज में जयचंद्र और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान। तो जब इन्होंने यानी कि मोइजुद्दीन मोहम्मद घुरी ने 2 बैटल हुए हैं, दोनों बैटल आपको याद रखने हैं। तराइन का फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। 2 युद्ध हुए हैं। एक युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, दूसरे युद्ध में मोइजुद्दीन मोहम्मद घुरी की जीत हुई। और ये किस तरह से जीते और किस तरह से हारे, ये बात भी इसमें हम पढ़ेंगे। अब इसमें डेट आप डालेंगे, कभी कभी रहता है कि हम याद नहीं रहता, लेकिन डेट आपको दोनों बैटल की आपको याद रखनी है। पहला बैटल हुआ था 1191 में यानी 1191 में, और दूसरा बैटल हुआ था 1192 में। तो पहले बैटल के बारे में बात करते पृथ्वीराज चौहान की। तो पृथ्वीराज चौहान का किंगडम जो पंजाब प्रेजेंट में है, पंजाब से अजमेर से लेकर दिल्ली तक का जो पार्ट है और जो भी नदर्न राजस्थान का पार्ट है प्रेजेंट में, ये सब पृथ्वीराज का किंगडम था। और बेसिकली जो पृथ्वीराज चौहान है ये उस समय के बहुत ग्रेट रूलर्स में से एक माने जाते हैं। और उस समय मोइजुद्दीन मोहम्मद घुरी ने जब हमला किया तो पृथ्वीराज चौहान जो है बेसिकली इन्होंने बहुत बहादुरी के साथ उनका सामना किया और इस बैटल में वो लड़े और विजयी रहे और इन्होंने मोइजुद्दीन मोहम्मद घुरी को वहां से भगा दिया। लेकिन जो मिस्टेक उसमें रह गई, उन्होंने मोहम्मद घुरी को मारा नहीं था। अगर उस समय उन्हें मार देते तो शायद आज जो है हमारी हिस्ट्री बदली हुई होती। तो बेसिकली उन्होंने उन्हें मतलब छोड़ दिया युद्ध के बाद और उन्हें यहाँ से भगा दिया कि वो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन मोइजुद्दीन मोहम्मद घुरी दोबारा वापस आया और फिर उसने यहाँ पर अटैक कर दिया। अब इस बार जो है सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की ये रही है, जो एरिया है। एक तो यहाँ पर कोई भी यूनिफाइड किंगडम नहीं था, ये छोटे छोटे किंगडम था, जैसे कि यहाँ पर सोलंकी किंगडम है या जयचंद्र का राज्य है या चौहान है, उधर कश्मीर है, उधर पंजाब है, तो अलग अलग किंगडम है। और जब कोई एक खतरा किसी राज्य पर आता था तो वो इस खतरे को ऐसे नहीं देखते थे कि हम पर खतरा आया है या हमारे नेशन पर खतरा आया। कोई नेशन वाली फीलिंग नहीं थी उस समय बस ये होता था कि ये मेरा किंगडम है, ये तेरा किंगडम है, तो मेरे किंगडम पे कोई हमला करेगा तो मैं संभालूंगा, तेरे पे करेगा तो वो खुद संभालेगा, जो पर्सन जिसका वो किंगडम होगा। तो बेसिकली ये फीलिंग थी कि मेरा और तेरा वाला सिस्टम था कि आपका किंगडम है, आप खुद जाने, आपके अफेयर्स आप खुद जाने। तो उसमें जब पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र से हेल्प मांगी कि मेरे यहाँ पर ये इस तरह से अटैक होने वाला है और मुझे हेल्प की जरूरत है, तुम्हारी आर्मी की जरूरत है या मुझे और आर्मी की जरूरत है इस अटैक से लड़ने के लिए, तो जयचंद्र ने मना कर दिया कि इट्स योर प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम में है और तुम संभालो। तो जयचंद्र ने जब मना कर दिया उसके बाद क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ब्रेवली लड़े उसमें युद्ध में। और उसके बाद जो है उनके युद्ध में ऐसा कहा जाता है क्योंकि उनके युद्ध में एलिफेंट्स भी थे, तो एलिफेंट जो है उनमें से किसी एक एलिफेंट को जो है बो लग गया था, वो जख्मी हो गया, तो उसकी वजह से उसकी चाल बिगड़ गई और उस वजह से जो है पृथ्वीराज चौहान उस बैटल में हार गए। तो पहला बैटल जो था 1191 का, इसमें जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, तो इसमें आप पृथ्वीराज चौहान लिखे, पृथ्वीराज वन यानी कि पृथ्वीराज जीते और दूसरे वाले में मोहम्मद घुरी जीत गया। अब जब मोहम्मद घुरी जीत गया तो आपको हिस्ट्री में बहुत मिस्टेक मिलेंगी जो प्रेजेंट में बुक्स हैं, जो सोशल मीडिया पे आजकल एक बन गया है एक ज्ञान का वो कह सकते हैं उसे कि आजकल हम कोई भी ऑथेंटिक सोर्स को चेक नहीं करते और उस न्यूज पर या उस पर्टिकुलर आर्टिकल पर जो भी छप जाता है उस पर यकीन कर लेते हैं। तो अगर आप बुक के हिसाब
से जाएंगे तो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है दैट इज आर एस शर्मा और सतीश चंद्र। तो सतीश चंद्र की मिडिवल हिस्ट्री की बुक है और आर एस शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री की बुक है। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इन बुक को रेफर कर सकते हैं फॉर हिस्ट्री का रेफरेंस। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम आती है। अगर आप सीरियसली हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो इन बुक को रेफर कीजिएगा। तो एनसीईआरटी पर आते हैं कि हम इस कंटेक्स्ट में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक में ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद घुरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था, लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट। एनसीईआरटीज में जो लिखा है वो सब वैलिडेट सोर्स से आता है। तो बेसिकली जब युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद मोहम्मद घुरी ने उनसे नहीं मारा था। बेसिकली हुआ ये था कि जो यहाँ का किंगडम है वहां पर बहुत सारे सिक्के मिले हैं, उस पे एक पे कुछ मोहम्मद घोरी का निशान है, दूसरे पर पृथ्वीराज चौहान का निशान है। तो अगर उसने मार दिया था तो ये सिक्के कौन इशू करवा रहा था? तो बेसिकली उसे बाद में एग्जीक्यूट किया गया था, जस्ट वॉर के आफ्टर नहीं मारा था। तो ये बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है जो कि सोशल मीडिया पर भी रहती है कि ऐसा हुआ था, लेकिन वो एग्जीक्यूशन बाद में हुआ था मेल रूलिंग की वजह से कि वो रूल नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह का कुछ था उन पर एक तरह का। तो आपको ये याद रखना है कि ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ें, और क्योंकि आपको ऑथेंटिक जो चीजें हैं वही आंसर करनी है एग्जाम में, इसलिए। तो ताराइन के युद्ध पर बैक आते हैं। सेकंड ताराइन का युद्ध हो गया, मोहम्मद मोइजुद्दीन मोहम्मद घुरी विजयी रहा और ये यहाँ से फिर अपने जनरल को ये सब सौंप कर चला गया। और यहाँ पर इसके बाद एक बहुत बड़ी डायनेस्टी, बहुत बड़ी सल्तनत का रूल चलने वाला है, जैसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत एक पर्टिकुलरली अपने आप में कोई रूल नहीं था, ये छोटी छोटी डायनेस्टीज बनी थी, छोटे छोटे वंश बने थे, जिसको हम गुलाम वंश के नाम से जाने जाते हैं, खिलजी डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, तुगलक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह की कुछ कुछ डायनेस्टीज बनी थी और इन्होंने यहाँ पर रूल किया था। तो अगर हम इनके रूल की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट पोएट आए थे, एक का नाम आपको याद रखना है फिरदौसी और अलबरूनी। ये दोनों मोहम्मद गजनी के टाइम पर आए थे। अलबरूनी, फिरदौसी और अलबरूनी जो हैं ये दोनों मोहम्मद गजनी के टाइम पर भारत आए थे, और ये महमूद गजनी के टाइम पे भारत आए थे और महमूद गजनी के कोर्ट में भी ये रहे हैं। इसके बाद जो भी हमारे दिल्ली सल्तनत के भी रूलर होंगे उनके साथ भी कोई कोई कोर्ट पोएट आए होंगे, तो इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है। तो अलबरूनी की बुक का नाम मैं बता देती हूँ, उनकी बुक का नाम है किताबुल हिंद, और किताबुल हिंद ही है। हाँ, किताबुल हिंद या किताबुल। तो फिरदौसी और अलबरूनी की, फिरदौसी की किताब का नाम है शाहनामा। इनकी किताब का नाम याद रखना है, शाहनामा किसने लिखी है, क्वेश्चन आ जाता है। अलबरूनी की किताब का नाम है किताबुल हिंद, यानी कि इन्होंने हिंद जो हमारा इंडिया है उसके बारे में लिखा है, किताबुल हिंद। इसे किताबुल हिंद भी कहते हैं, और कुछ किताबों में आपको ये किताब ए हिंद भी मिलेगा, किताब ए हिंद। तो किताब ए हिंद या किताबुल हिंद इसमें मिलेगा। बेसिकली क्या था, अरब्स से एस वर्ड प्रोनाउंसिएट नहीं होता था, तो वो सिंध रीजन को हिंद कहते थे, और सिंध रीजन को क्योंकि वो हिंद कहते थे तो सिंधु नदी के पार जो राज्य है उसे वो कोई भी सिंधु नदी के पार रहता है उसे वो हिंदू कहते थे। एंड दैट्स व्हाई हमारा लेटर ऑन हमारे देश का नाम एक और बन गया, जिसका नाम था क्या, हिंदुस्तान। तो बेसिकली हिंदू वर्ड या हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, देयर इज नो रिलीजन नेम्ड हिंदू, बट दिस इज द वर्ड गिवन बाय अरब्स टू दिस रीजन सिंध। तो सिंध को आज भी उनसे एस प्रोनाउंशिएट नहीं होता, जो सा है वो प्रोनाउंशिएट नहीं होता, वो सा को हा पढ़ते हैं, एंड दैट्स व्हाई ये मिसप्रोनाउंसिएशन अभी तक भी चल रहा है। तो हमारे देश का नाम आपको पता ही है, भारत जो जनजाति है उनके नाम पर भारत है, जिसे भारतवर्ष भी कहा जाता है। एक और नाम है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आर्यों का राज रहा है तो इसे आर्यवर्त भी कहते थे, आर्यवर्त। फिर इसका एक और नाम बना, दैट इज हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के बाद
इसका नाम जब इंग्लिश आ गए तो इंग्लिश ने एक और नाम रख दिया जिसका नाम था इंडिया। तो अब इनमें अरब्स और ब्रिटिशर्स में क्या कॉमन है? तो अरब्स से एस प्रोनाउंशिएट नहीं होता था और जो ब्रिटिशर्स है उनसे जो नदी है सिंध नदी, उनसे तो सिंध ही नहीं बोला जाता, तो वो सिंध को बोलते थे इंदस। तो सिंध को जब वो इंदस बोलते थे, सिंधु नदी को ही वो इंदस बोलते थे, तो इंदस रिवर के परे जो रीजन है उसे वो इंडिया कहते थे। यानी कि इंदस नदी के पार जो रीजन है, जो एरिया है, उसे वो इंडिया कहते थे। तो दैट्स वाई हमारे इतने सारे नाम बन गए। तो इसके बारे में हमने यहाँ तक अपना एंड कर लिया कि हमारे पास कौन 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान उसमें हार गए और मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी जीत गया। और उसके बाद हमारे यहाँ पर एक वंश आया जिसका नाम था गुलाम वंश। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसको अभी कर लेते हैं। तो इसके बाद जब मोहम्मद गोरी जो है ये यहाँ से चला गया, तो इसके बाद ये अपना एक जनरल यहाँ पर छोड़कर गया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये इसको छोड़कर गया था और ये इसको दिल्ली जो रीजन है प्रेजेंट में, उस रीजन का जनरल बना करके गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को एक तरह से कह सकते हैं स्वतंत्र घोषित कर दिया था बाद में। और आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और जब इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो इन्होंने एक वंश की शुरुआत करी जिसका नाम था गुलाम वंश, क्योंकि ये एक स्लेव थे जिसको मोहम्मद गोरी ने वो कर लिया था, क्या कह सकते हैं, खरीद लिया था गुलाम के तौर पर। और फिर मोहम्मद गोरी ने इन्हें अपनी आर्मी का जनरल बनाकर रखा था और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना की। तो हम यहाँ पर बहुत सारी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो आप इसमें डाल सकते हैं अराउंड जो हेडिंग है इसकी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में बेसिकली बहुत सारे वंश आए हैं। तो इसमें एक फ्लो चार्ट के हिसाब से भी कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। तो इसमें कुछ वंश आए थे जैसे कि गुलाम वंश, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के बाद हमारे पास थी खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। तो फिलहाल हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे और अगर आगे समय रहा तो हम आगे भी बात करेंगे खिलजी। तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडर की। तो हु वाज द फाउंडर? फाउंडर वाज द कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका फाउंडर रहा जिन्होंने इसे 1206 में स्थापना इसकी की थी, 1206 के करीब। और इनकी डेथ अर्लियर ही हो गई थी 1211 1210। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का राज रहा है इसके जाने के बाद और इसका राज रहा है 1211 से 1236 तक।
1211 से 1236 तक इल्तुतमिश का इल्तुतमिश इल्तुतमिश अब इल्तुतमिश का राज रहा है, और ये जो जिस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इन्होंने स्टार्ट करवाई थी इलबारी डायनेस्टी, इलबारी वंश। और इलबारी वंश जो है दो भाग में है, पहला इलबारी वंश है, दूसरा इलबारी वंश जो है वो स्टार्ट करवाया था बलबन ने। बलबन, दूसरा इलबारी डायनेस्टी का बलबन ने, लेकिन इसके बीच में इल्तुतमिश और बलबन के राज्य के बीच में एक गैप है, जो कि गैप है रजिया सुल्तान के नाम से 1236 से 1240 तक। तो रजिया सुल्तान का जो है ये बलबन के आने से पहले का है, 1236 से 1240 तक, और उसके बाद आता है बलबन का राज्य। बलबन, पहले इनके बारे में बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि क्विक सा रिकैप है, कुछ इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, कौन कहाँ से आया था, क्या था, कोई कुछ इसमें नहीं पूछा जाएगा। बेसिकली अब मिडिवल हिस्ट्री में से भी आपसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इन्होंने क्या बनवाया है, जैसे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, या फिर कौन सी किताब किसने लिखी है, यही आपसे पूछा जाएगा, आपसे कुछ भी अलग नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी एक स्टोरी आपको माइंड में याद रखनी है। तो हुआ क्या था, पहले स्लेव कल्चर बहुत ज्यादा था। स्लेव कल्चर मतलब गुलाम रखे जाते थे, गुलाम वंश, इसलिए ही इसका नाम पड़ा। तो स्लेव जो है ये इस तरह से खरीदे बेचे जाते थे जैसे कि कमोडिटीज खरीदी और बेची जाती हैं। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको महमूद गजनी ने खरीद लिया था, और उसके बाद इसे अपनी आर्मी में इंडक्ट किया, और अपनी आर्मी में इंडक्ट करने के बाद जब उसने भारत पर हमला किया, और यहाँ पर हमला करने के बाद उसने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जो दिल्ली का रूलर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने दिल्ली का रूल दे दिया, उसके बाद यहाँ पर एक उसकी डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके यहाँ पर एक वंश की शुरुआत की, एक डायनेस्टी, एक रूल की शुरुआत की, जिसका नाम था गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी, जिसे ममलूक भी कहते हैं अरेबिक में, और जो भी ये वर्ड है टर्किश और अरेबिक, तो इसमें कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका ये फाउंडर रहा गुलाम वंश का, और इसने यहाँ पर पहली जो नींव थी वो रखी थी इस्लामिक रूल की। उसके बाद इसका जो रूल रहा है वो बहुत छोटा रहा है, 1206 से 1210। तो आपको जब हम ये पढ़ेंगे ना गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का बेसिकली, और चाहे ये आप मुगल एम्पायर पर भी अप्लाई कीजिएगा, जो भी संस्थापक होता है उस एम्पायर का वो बहुत जल्दी मर जाएगा। जो भी उस पर्टिकुलर वंश को संस्थापित करके जाएगा, स्टैब्लिश करके जाएगा, उसकी डेथ बहुत अर्लियर हो जाएगी। ऐसा हम हर वंश के संस्थापक के साथ देखेंगे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही हुआ कि 1210 में ही इसकी डेथ हो गई थी पोलो खेलते समय, जिसको चौगान भी कहते हैं, हॉर्स पोलो, और हॉर्स पोलो खेलते समय इसकी डेथ हो गई थी। और इसने अपने टाइम पर जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो प्रेजेंट में दिल्ली में कुतुब मीनार जो है, महरौली कुतुब मीनार, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जिसे कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, इट इज द साउथ वर्ड। तो कुतुब मीनार के आसपास जो महरौली कॉम्प्लेक्स है, कुतुब मीनार का आधा निर्माण इन्होंने स्टार्ट करवा दिया था। और उसके बाद वहां पर जो एक दरगाह है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पर इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो कुतुब मीनार का जो पूर्ण निर्माण है वो नहीं हो पाया था, हाफ वे में इन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी हाफ वे में। फिर उसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के जो निर्माण कार्य था कुतुब मीनार का वो पूरा करवाया। अब इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था, यानी कि उनका दामाद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सन इन लॉ था इल्तुतमिश, इसने काफी सारे कार्य कराए, और इसने कुतुब मीनार का भी निर्माण पूरा करवाया, और इसने फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी की भी शुरुआत करवाई थी। उसके बाद जब इल्तुतमिश की डेथ हो गई, तो इसको लगा कि कोई भी इसका जो बेटा है वो रूल करने लायक नहीं है, यानी कि इसका बेटा कोई भी रूलर बनने के लायक नहीं है, राजा या सुल्तान की गद्दी को संभालने लायक नहीं है।
तो इसको देखते हुए इसने वसीयत कर दी थी, यानी कि अपनी विल बता दी थी कि मेरे बाद मेरी बेटी रजिया ही दिल्ली की सुल्तान बनेगी। तो उसके बाद रजिया सुल्तान नाम से जो है इनकी बेटी पहली प्रथम मुस्लिम शासिका। तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रथम मुस्लिम शासिका, प्रथम मुस्लिम शासिका या शासक, प्रथम मुस्लिम महिला शासक जिसे कह सकते हैं, कौन रही? ये रजिया सुल्तान रही। तो रजिया सुल्तान पर एक ही क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट सा कि प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन रही? तो ये रजिया सुल्तान रही है। और इल्तुतमिश को श्रेय जाता है कि इल्तुतमिश ने दिल्ली से, लाहौर से दिल्ली अपनी वो कर ली थी, यहाँ पर शिफ्ट कर ली थी अपनी कैपिटल। और इनके यहाँ पर बहुत पॉपुलर एक हमला हुआ था जिसको आपने याद रखना है। किसका हमला हुआ था? जिसे जेंगजी खान कहते हैं या जिसे हम चंगेज खान कहते हैं। तो इल्तुतमिश के टाइम पर हमला हुआ था, एक बहुत ही खूंखार जो है तिमूजिन डायनेस्टी का था ये एक लुटेरा जिसका नाम था चंगेज खान, या फिर इसे इंग्लिश में लिखते हैं जेंगजी खान, कुछ इस तरह से लिखते हैं जेंगिस खान कुछ। तो इसका हमला हुआ था, ये तिमूजिन डायनेस्टी से बिलोंग करता था और इसका प्रोनाउंसिएशन हाँ यही है चेंगिस खान। इसे हम चंगेज खान कहते हैं लेकिन इसका नाम था चेंगिस खान। ये मंगोल का लीडर था और इसने सेंट्रल एशिया को इन्वेड किया था। और जो ख्वारिज्मी है, यहाँ पर एक रूलर था, इसका नाम था ख्वारिज्म। तो ख्वारिज्म जो है इसने यहाँ पर हमला किया था और यहाँ पर रूलर था जलालुद्दीन मकबरनी। जब जलालुद्दीन मकबरनी पर इसने हमला किया था चंगेज खान ने, तो उसके बाद इल्तुतमिश ने, जब जलालुद्दीन मकबरनी यहाँ पर आया शेल्टर मांगने के लिए, पनाह मांगने के लिए, तो इल्तुतमिश ने मना कर दिया था कि हम तुम्हें पनाह नहीं दे सकते। तो इल्तुतमिश ने चूंकि उसको जलालुद्दीन मकबरनी को यहाँ पनाह देना का वो कर दिया, मना कर दिया, इसलिए भारत पर उस समय चंगेज खान जो मंगोल्स हैं इनका इन्वेजन नहीं हुआ। तो मेन कारण माना जाता है इल्तुतमिश की पॉलिसी को कि हमारे यहाँ पर चंगेज खान का जो कि मंगोल लीडर था इसका हमला नहीं हुआ। तो मंगोल के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि अब मंगोल्स के हमले होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने अपना एक रूल बना लिया है यहाँ पर और उसके बाद इन्होंने रजिया को वसीयत कर दिया था, रजिया यहाँ पर सुल्तान बन गई। और इन्हीं के टाइम पर यानी कि इल्तुतमिश के टाइम पर ही हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ, मंगोल हमला, जिसका नाम है चंगेज खान। लेकिन इल्तुतमिश की समझदारी से और डिप्लोमेटिक जो उनका तरीका था उसकी वजह से ये हमला हमारे यहाँ से टल गया और हमने उस समय हमारे यहाँ मंगोल इन्वेजन नहीं हो। मंगोल इन्वेजन सबसे ज्यादा होंगे मोहम्मद बिन तुगलक पहले अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल्स के साथ में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी जो कि सीरी फोर्ट में लड़ी थी, कुछ लड़ाई थी जो डायरेक्ट लड़ी थी उन्होंने। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी हमले होंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी मंगोल से अच्छे से लड़ा, लेकिन उसके बाद मंगोल्स का इन्वेजन होगा और उसके बाद जो है फिर से जो यही एक कारण बन जाएगा जो कि दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी और उसके बाद एक एम्पायर आएगा, मुगल एम्पायर। तो अब तक हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी, उसके बाद इलबारी वंश आया, इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की और उसके बाद रजिया को सुल्तान बनाया गया। तो अब बलबन कहाँ से आया? तो बेसिकली हुआ क्या था, हमारे यहाँ पर ये आज भी समाज में टैबू है कि एक महिला जो है वो शासन नहीं कर सकती है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि हमारे यहाँ पर प्रथम प्रधानमंत्री रही है श्रीमती इंदिरा गांधी, उसके बाद हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति रही है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और अब प्रेजेंट में भी हमारी सेकंड राष्ट्रपति है जो है माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर रहे हैं। और खुद उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम्पल लें तो हमारे यहाँ पर जो पहली महिला मुख्यमंत्री रही है सुचेता कृपलानी। तो हमारे यहाँ बेसिकली बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया में भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए कि इंडिया में
अभी तक जो है टॉप पोजीशंस पर महिलाएं रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो या राष्ट्रपति का। लेकिन उस समय ऐसे एक सोच थी कि एक जो महिला है वो शासन को नहीं संभाल सकती है, एक पुरुष प्रधान जो है थिंकिंग सबकी रही है, पैट्रियार्कल माइंडसेट रहा है। तो इसी को देखते हुए रजिया से कोर्ट में सब जेलसी फील करते थे, सब जलते थे, और जो सब नोबेल्स थे, जो उलेमास थे, वो कहते थे कि महिला को पर्दे में रहना चाहिए। और मतलब तो ऐसा कहा जाता है कि रजिया जो है ये पर्दे में नहीं रहती थी, और इन्होंने बिल्कुल जो वेशभूषा है इनकी पुरुषों के जैसी वेशभूषा में ये युद्ध भी करती थी। तो बेसिकली बहुत फियरलेस लेडी थी, निडर लेडी थी। लेकिन जो कोई चेंज करने के लिए आता है किसी भी पर्टिकुलर जगह पर, तो उस चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और यही रजिया के साथ भी हुआ कि रजिया को जो है बाद में बहुत ट्रिकार्की से के साथ मार दिया गया था। यानी कि उन्होंने जब एक वो था, कह सकते हैं विद्रोह कर दिया था अल्तुनिया ने। वो अल्तुनिया को जब हराने के लिए गई तो उन्होंने उसके बाद अल्तुनिया से ही शादी कर ली, और उसके बाद जब अल्तुनिया से शादी करने के बाद वो दिल्ली की तरफ आ रही थी तो रास्ते में उन्हें मरवा दिया गया था। तो बेसिकली रजिया जो है उसकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद फिर यहाँ की पावर एक रूलर ने संभाली जिसका नाम था बलबन। तो आपको बलबन का नाम याद रखना है, इसने सेकेंड अलवारी डायनेस्टी की शुरुआत की थी। और बलबन जो है ये रहा है, इसके नाम के आगे इसको आपको याद रखना है कि बलबन का पुराना नाम उलुग खान था। इसका नाम था उलुग खान, इसका पुराना नाम था उलुग खान। और ये रजिया का भाई था, रजिया का भाई था नसीरुद्दीन महमूद। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कहानी जोड़ने के लिए, कड़ियां जोड़ने के लिए बता रही हूं। नसीरुद्दीन महमूद का ये क्या था, नायब था। नायब मतलब उसका संरक्षक। तो नसीरुद्दीन महमूद का यह नायब था, इल्तुतमिश का बेटा, रजिया का भाई, उसका नायब था। और उसके बाद उसने सुल्तान से अपनी बेटी की शादी करा दी, और 1266 में नसीरुद्दीन महमूद की डेथ हो गई। और उसकी डेथ के बाद, नसीरुद्दीन महमूद की डेथ के बाद 1266 में बलबन सुल्तान बन गया। तो बलबन उसके बाद सुल्तान बन गया, और इस तरह से जो है ये इलबारी डायनेस्टी की इसने स्टार्ट करवाई। अब इसके बाद जो हमारा एक वो आता है वंश, वो है खिलजी वंश। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कहेंगे तो हम पढ़ेंगे सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो जो उसने चेंजेस किए हैं उनके बारे में। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, और अब आगे हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। बलबन के साथ क्या हुआ उसको देख लेंगे। बाकी इसमें से क्वेश्चन इतना खास आता भी नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। खिलजी वंश। अब खिलजी वंश पे आपको जो मेन पॉइंट याद रखने हैं वो यही है कि अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या सुधार करवाए थे। तो सुधार को लेकर जैसे कि अलाउद्दीन ने ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस स्टार्ट करवाई थी, दाग प्रथा जिसे कहते हैं, मार्केट सिस्टम, मंडी सिस्टम जो है उसके नाम से स्टार्ट हुआ था। तो खिलजी वंश के बारे में एक रिकैप ले लेते हैं, और ये सब बलबन से स्टार्ट होगा। तो बलबन बेसिकली बलबन की डेथ हो गई थी
बलबन की डेथ हो गई थी, और बलबन की डेथ के बाद उसका जो ग्रैंडसन यानी कि उसका पोता है कैकुकाबाद, तो कैकुकाबाद जो है उसको राजा बनाया गया यानी सुल्तान बनाया गया दिल्ली का। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी जो है 1290 में उसने कैकुकाबाद की हत्या कर दी और उसके बाद वो राजा बन गया। अब जलालुद्दीन खिलजी जो है इसका दामाद, और कह सकते हैं दामाद के साथ साथ इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जो है ये साथ में कर रहे थे काम, और अलाउद्दीन से उसने बहुत सारे काम मतलब बहुत सारी कैंपेन भी करवाई थी। लेकिन एट द एंड अलाउद्दीन के कहने पर अलाउद्दीन का जनरल जो है मलिक काफूर उसने उसकी हत्या कर दी जलालुद्दीन खिलजी की, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन गया। तो खिलजी डायनेस्टी जो है ये जलालुद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करवाई, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी की डेथ हो गई क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर से उसे कह करके मरवा दिया गया था, और उसके बाद जो है यहाँ पर खिलजी वंश की स्थापना हुई। तो खिलजी वंश की स्थापना के लिए डेट वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसकी डेट डालेंगे 1290 1290, और 1290 से इनका राज्य रहेगा 1330 1320, और इसमें जो पहला राजा था आपको याद रखना है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका याद रखना है, इसका है 1296 से 1316। वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप फिर भी याद रखें 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए सुधार लिखेंगे, और बस इतना ही रखेंगे हम। अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो आपको मेन बात याद रखनी है, अलाउद्दीन खिलजी ये तो हमने बता दिया कि इसने अपने ही फादर इन लॉ का मर्डर करवा दिया था, और मर्डर जो है मलिक काफूर से कराया था। मलिक काफूर को ये लाए थे गुजरात कैंपेन से, जब ये गुजरात में कैंपेन कर रहे थे तब इन्होंने मलिक काफूर को पकड़ा था, और वहां से मलिक काफूर फिर इन्हीं के हमेशा इन्हीं के दरबार में रहे, और इनकी मौत का कारण भी मलिक काफूर ही बने। तो मलिक काफूर जो है बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के बहुत करीब थे, और इनके आर्मी के जनरल भी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 में ये आए, और हमको इनका कुछ नहीं करना क्योंकि हमें कहानी पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ 3 चीजें इनकी याद रखनी है। इन्होंने 3 रिफॉर्म स्टार्ट करवाए थे, उन रिफॉर्म का हमें याद रखना है कि इन्होंने दाग सिस्टम जो है या दाग प्रथा स्टार्ट करवाई थी। प्रथा नहीं कह सकते उसे, सिस्टम कहेंगे, या सुधार, इसे सुधार लिखेंगे। इनके द्वारा किए गए सुधार है दाग, हुलिया और मार्केट रिफॉर्म्स। मार्केट रिफॉर्म्स में इन्होंने एक मंडी की शुरुआत करवाई थी जिसे हम कहते हैं शहनाई मंडी। शहनाई मंडी, इन्होंने शहनाई मंडी की शुरुआत करवाई थी, और बेसिकली इसके बारे में बात करेंगे। होता क्या था कि जो घोड़े होते थे, जो टर्किश घोड़े होते थे, उनको कहते थे तुर्कमान हॉर्स। तो बेसिकली जो अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे, जो घुड़सवारी के लिए काम आते थे, जो युद्ध के लिए काम आते थे, वो एक नस्ल होती थी, यानी एक किस्म का घोड़ा होता था। और होता क्या था कि जो बेचने वाले होते हैं वो घोड़े की नस्ल को क्या कर देते थे, मिक्स कर देते थे, और खराब नस्ल के घोड़े भी आर्मी में आ जाते थे। तो उसके लिए इन्होंने एक ब्रांडिंग सिस्टम बनाया। ब्रांडिंग मतलब कि कोई भी हॉर्स जो है उस पर निशान लगाया जाएगा कि अच्छी नस्ल का घोड़ा है और ये दूसरी नस्ल का घोड़ा है, तो
अच्छी नस्ल के घोड़े जो हैं उनको आर्मी में इंडक्ट करने के लिए इन्होंने ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स शुरुआत करवाया, जिसको हम दाग कहते हैं। यानी कि एक निशान लगाया जाता था हॉर्स पर, सो दैट कि उसको पहचाना जा सके कि ये दूसरी नस्ल का घोड़ा नहीं है, दूसरी जो खराब ब्रीड है उसका घोड़ा नहीं है। तो दाग स्टार्ट करवाया था। दूसरा इन्होंने जो हुलिया है वो स्टार्ट करवाया था। अब हुलिया क्या है, जैसे कि प्रेजेंट में आप किसी भी पर्सन को कहीं भी रखते हैं तो आप उसका आईडी मांगते हैं, उसका फोटो मांगते हैं फर्दर रेफरेंस के लिए कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए या वो क्रिमिनल निकले या कुछ कर दे तो आपको प्रॉपर उसका पता हो कि इसकी ये आईडी है, ये ऐसा दिखता है, इसका ये घर का एड्रेस है, ये यहाँ से रहने वाला है। तो हुलिया जो है बेसिकली वो भी इन्होंने स्टार्ट करवाया। अब उस समय फोटो तो नहीं थे, उस समय किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, लेकिन क्या था कि आप पेपर पे उसका हूबहू स्केच बना के या उसकी डिटेल्स रखते थे कि वो कैसा दिखता है। तो हुलिया से ये हो जाता था कि आपको आर्मी में जितने भी लोग आप रख रहे हैं उनकी डिटेल आपके पास रहती थी। तीसरा इन्होंने मार्केट रिफॉर्म करवाए थे और इन्होंने दाम जो है वो सबके प्राइस जो है एक तरह के चीजों के प्राइस फिक्स करा दिए थे। अब चीजों के प्राइस फिक्स कराने का ये फायदा था कि चाहे महंगाई हो या कुछ भी हो, उसका जो बेसिक नीड्स है जैसे कि बेसिक खाने की और वैसी नीड्स हैं वो लोगों की फुलफिल रहे और किसी भी तरह का वो ना हो, विद्रोह ना हो। इसलिए ये अपने जो भी वो है क्या बोलते हैं उनको, आर्मी के मैन यानी कि जितने भी सिपाही होते थे, कर्मचारी होते थे, उनको नगद में तनख्वाह दी जाती थी। यानी कि उनको कोई भी रियासत या कुछ भी ऐसा नहीं दिया जाता था, नगद तनख्वाह दी जाती थी। और अगर उनकी जो प्राइस है वे फिक्स रहते थे तो उससे ये फायदा था कि चाहे महंगाई तो होगी ही रही और अगर सिपाहियों को कम सैलरी भी दी जाती है तब भी सिपाही काम करेंगे। तो मार्केट रिफॉर्म इनके ये जो 3 रिफॉर्म है वो जाने जाते हैं, दाग, सुधार, हुलिया और मार्केट सिस्टम। जो शहनाई मंडी है ये इनके यहाँ पर जानी जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे सुधार किए और इन्होंने बहुत सारी कैंपेन भी की है। इन्होंने देवगिरी यानी कि देवनागरी, जिसे बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे दौलताबाद नाम भी दिया गया था, वहां तक अपना राज्य जीत लिया था। गुजरात और ये सब जो है इनके राज्य में मिल गया था। इन्होंने एक मस्जिद का निर्माण कराया था जो कि अब काफी टूटी फूटी सी हो गई है, जीर्ण शीर्ण हो गई है। कुतुब कॉम्प्लेक्स में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अलाई दरवाजा इन्होंने बनवाया है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन कौन सी चीजें बनवाई है, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो अभी स्पॉट इसमें कुतुब कॉम्प्लेक्स में है और अलाई दरवाजा इन्होंने ही बनवाया है। तो इसमें आपको ये चीजें याद रखनी है। बाकी इनसे जुड़ी एक कंट्रोवर्सी भी है लाइक अबाउट कि इनके चित्तौड़गढ़ की कैंपेन को लेकर, रानी पद्मिनी को लेकर, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज की जो हमने क्लास है हमने स्टार्ट किया था मोहम्मद घुरी से, महमूद गजनी से। मोहम्मद घुरी और मोहम्मद घुरी के बाद तराइन का बैटल हुआ, तराइन के बैटल के बाद फिर मोहम्मद घुरी ने अपना जनरल यहाँ पर छोड़ा और उसके बाद हमने टिल अलाउद्दीन खिलजी तक बात कर ली है। कल हम दिल्ली सल्तनत में जो बचे हुए जो सल्तनत के राजा है, सुल्तान है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे मुगल एम्पायर तक और उसके बाद हम फाइनली अपने मॉडर्न हिस्ट्री जो है वहां पर मूव करेंगे और इंडिपेंडेंस तक टिल इंडिपेंडेंस हम इसमें पढ़ेंगे। तो बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग पर और आई होप यू लाइक द सेशन और आपको क्लासेस पसंद ही आ रही होंगी कि हम इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टफ ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू TFC।